ओके, तो हमें ये क्वेश्चन स्टार्ट करना था। ये क्वेश्चन हमने लास्ट डिस्कस किया हुआ था कि किरचॉफ लॉ को मल्टीपल लूप में कैसे लगा सकते हैं, और मैंने बताया था कि बोर्ड्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपके बोर्ड्स के लिए आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं प्रॉपरली लिखता हूँ कैसे सॉल्व करना है। हमें पता है कि किसी भी लूप में अगर हम लगाएं, सो समेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ वोल्टेज विल बी जीरो। ये हमारा जो है ऑल टाइप ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप विल बी जीरो, ये किरचॉफ सेकंड लॉ है। सो आप लिख सकते हैं एज पर द किरचॉफ सेकंड लॉ, और डायरेक्टली हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स से इन फर्स्ट लूप, सो इन फर्स्ट लूप फर्स्ट लूप में अगर हम देखें तो बहुत ही क्लियर है, कहीं किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल सा पैटर्न बताया था कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप जा रहे हो तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। सो देखें, लेट्स से मैंने ये वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हम करंट बिकॉज क्लॉकवाइज कंसिडर किए और हम भी मूव होते हैं क्लॉकवाइज, लेट्स से तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सो हो जाएगा माइनस I1 इंटू R1 दैट इज 10। ठीक है, उसके बाद देखें तो 30 ओम में भी दोनों करंट सेम डायरेक्शन में ही जा रही हैं, और हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट मीन्स I1 प्लस I2 ये हो जाएगा इंटू हाउ मच 30। उसके बाद बात करेंगे, बैटरी एक मिल गई। सो बैटरी का अगर प्लस मिला है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, माइनस यूज करना पड़ेगा 10। उसके बाद फिर ये 5 ओम का रेजिस्टर है, उसमें भी हम नेगेटिव ही यूज करेंगे, और कितनी करंट जा रही है, I1 इंटू 5। ये थोड़ा सा ध्यान देना कि सिर्फ ये वाली जो ब्रांच है, ये इसमें सिर्फ डबल करंट जा रही है दोनों लूप की, अदरवाइज किसी ब्रांच में सबकी अपनी सेल्फ वाली करंट ही रहने वाली है। सो ये हो जाएगा 5। उसके बाद हम जाएंगे, सो बैटरी एक मिल रही है, बैटरी भी माइनस होगी, क्यों, क्योंकि मूव करने में बैटरी का हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिला है, इज इक्वल टू 0। तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं। -10 I1 माइनस 30 I1 माइनस 30 I1 माइनस 30 I2 माइनस 5 I1 इज इक्वल टू 20, और 10 उस तरफ चले गए, सो ये हो गया प्लस का 30। सो अगर फाइनली इसे सॉल्व करें, जो वैल्यू आ जाएगी वो नेगेटिव इस तरफ लेके जा सकते हैं। सो ये हुआ 30 10 40 45, और 15 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 15 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगी 3 टाइम्स। सो ये हो जाएगा -3, माइनस को उस तरफ लेके जाते हैं, 3 I1 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू -2। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेम चीज लेट्स से हम अप्लाई करते हैं सेकेंड लूप में। सो इन सेकेंड लूप, तो सेकेंड लूप में अगर देखें तो सेकेंड लूप में भी हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, अगर अपोजिट जाना चाहते हैं तो रजिस्टर पॉजिटिव आ जाएंगे, जैसा आपका मन करे। सो लेट्स से हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं और नेगेटिव ले लेते हैं। सो 20 में I2 है, तो सबसे पहले है नेगेटिव I2 और कितना ओम, 20 ओम, देन माइनस I1 प्लस I2 कितना, 30 ओम। फिर एक बैटरी है जिसका प्लस मिल रहा है तो हम यूज करेंगे -10। फिर उसके बाद एक और बैटरी है जिसका +15 मिल रहा है, सो हम यूज करेंगे -15। फिर एक रेजिस्टर मिल रहा है जिसमें सिर्फ I2 जा रही होगी क्योंकि ये सिर्फ लूप का पार्ट है। सो -I2 इंटू 15 इज इक्वल टू, फाइनल पहुंच गए तो 0 आ गया। तो ये हमारा पैटर्न था, सेकेंड लूप में भी हमने लगा दिया। सॉल्व कर लेते हैं, -20 I2 -30 I1 -30 I2 -15 I2 इज इक्वल टू, ये दोनों उस तरफ चले जाएंगे, सो प्लस का 25 बन गया। अगर इन दोनों को सॉल्व करें, सो I1 हमारे पास है -30, सो ये क्लियर हो गया कि -30 I1, और ये देखें 20 30 50 और 65, सो ये हो जाएगा टोटल 65। सो ये हो जाएगा 30 I1 प्लस 65 I2 इज इक्वल टू -25। तो अभी एक बार ये इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। सो 5 से अगर डिवाइड करें, सो ये हो जाएगा 6 I1 प्लस, तो ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब हमें सॉल्व करना है। सो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2,
सो 1 एंड 2 को अगर हम सॉल्व करें, सो दिख रहा है कि 2 1 वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे नई इक्वेशन बना सकते हैं। सो इसे लिखा रहने देते हैं 6i1 प्लस 13i2 इज इक्वल टू 5। बट इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगी 6i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू -4। ये हो जाएगी सेकेंड। अब इन दोनों को क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे। सो इनको सब्ट्रैक्ट कर दे, दैट मीन्स माइनस माइनस सर एन सेकंड में या नहीं सर, वो -5। वो -5 करेक्ट कर दिया। ये थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं इसे, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। अगर हम देखें तो 6i1 कैंसिल हुआ। एक्चुअली सॉल्व करने में हमने क्या किया हुआ है, हमने क्या बाय सॉल्विंग इक्वेशन, सो हमने किया 2 × 1 + 2 हमने ये किया हुआ है। सो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया हुआ है 2 के साथ। अभी ये सॉल्व करें, सो यहाँ पे सॉल्विंग हो गया 13 और 4 माइनस हो गया, सो ये हो गया 9i2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए सो -1 रिमेन आएगा। सो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि i2 की वैल्यू जो आ रही है दैट इज -1/9। माइनस ये बता रही है कि जो डायरेक्शन हमने ज्यूम किया उसकी अपोजिट डायरेक्शन आने वाली है, ठीक है। सेम अगर सॉल्व करें, सो i1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 13/27 आई गेस क्या वैल्यू थी, सॉल्व कर लेते हैं। 16/20। 16/27, ओके। सो 16/27 ये सॉल्व करके आ गई 16/27, ये भी नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आंसर्स तो यही हैं, बट आपको थोड़ा सा बस फाइनल आंसर याद रखना है कि नेगेटिव रिप्रेजेंट क्या करता है। ये जो नेगेटिव है ये क्या बताता है हमें, एक्चुअली इट मीन्स द करंट is opposite to the sign assumed। ओके, तो ये होगा, मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि ये क्लॉकवाइज है, इसका मतलब आंसर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है बस। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी थी मल्टीपल लूप्स के केस में। बताया, अगर किसी को डाउट है मल्टीपल लूप में, बोर्ड्स में भी है, ये कैसे करना होता है आप कर सकते हैं। तो ये तो एक बार देख भी लेते हैं। HSC का बुक हमारे पास है ही, ये देखें। आपका जो स्टार्ट ही होता है नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो सीधा स्टार्ट ही होता है किससे, किरचॉफ्स लॉ से। सो बाकी कुछ आपने 11th में पढ़ लिया हुआ है। आपको किरचॉफ लॉ से स्टार्ट करता है, जंक्शन क्या है, लूप क्या है, ब्रांच क्या है, वो सब थोड़ा सा डिटेल आपको एक बार रीड करनी है। फिर किरचॉफ फर्स्ट लॉ आता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में हमने जो करंट वाला बताया, समेशन ऑफ ऑल करंट, जीरो वाला केस आता है। फिर ऑल करंट इन एंड आउट वाला आता है। साइन कन्वेंशन के बारे में आता है जो हमने बताया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग करंट इन और करंट आउट के बारे में भी बताता है। तो आपका चैप्टर ही किरचॉफ लॉ से स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर हमने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट फिगर में कैसे देख सकते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे काफ़ी सारा फिगर था, ऐसा भी हमने कॉम्प्लिकेटेड फिगर डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से करंट निकाल सकते हैं। फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और सेकंड लॉ भी हमने बात की है कि वोल्टेज लॉ या सेकंड लॉ क्या है। समेशन ऑफ ऑल बैटरीज एंड ऑल रेजिस्टर, सबका पोटेंशियल मिला के क्या आता है, 0। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की। फिर देखिए ये पूरे लूप में सॉल्व किया हुआ है। दोनों करंट को देखो क्लॉकवाइज कंसिडर किया हुआ है, दोनों करंट को क्लॉकवाइज कंसिडर किया हुआ है इस तरीके से। सॉरी, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, उसके अकॉर्डिंग दोनों में ऐड हो रही हैं अगर डायरेक्शन फील करें तो इस तरीके से सॉल्व किया। फिर ये पूरी डिटेल लिखी कि IR और बैटरीज को कैसे रखते हैं। डिटेल के बाद प्रोसेस लिखा कि कैसे एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस सॉल्व करना है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्लियर, लाइक एग्जांपल 9.2। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 9.2 सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चले एग्जांपल नंबर 9.2 सॉल्व करें सब लोग।
चलिए ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे सब लोग। ये क्वेश्चन गिवन है, जल्दी से आंसर बताएंगे इसमें। सब लोग सॉल्व करें। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन। 2 बैटरीज है 7 वोल्ट, एक ये 7 वोल्ट की बैटरी है और एक 13 वोल्ट की बैटरी, एक 13 वोल्ट की बैटरी है। साथ में इन दोनों का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। देखें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का सेल्फ रेजिस्टेंस है, बट वो काम इस तरीके से करता है कि इसके पास में ही लगा होता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, समझ जाना है कि ये 1 ओम का रेजिस्टर इसके पास है, एक 2 ओम का रेजिस्टर इसके पास है और एक 12 ओम का रेजिस्टर बाहर है। अब हमें चाहिए क्वेश्चन, फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। क्लियर, तो जल्दी से सॉल्व करें। 2 ब्रांचेज हैं हमारे पास, हम करंट एज्यूम कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या ब्रांचेस पूछा हुआ है, तो इसमें लूप नहीं कंसिडर किया हुआ है। अगर आप इस फिगर का सॉल्विंग देखें तो इसने इसमें I1 इसमें I2 और इसमें I1 प्लस I2 बोल दिया हुआ है। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो इतना कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इस फिगर को बनाएं तो ये फिगर कुछ ऐसा रहेगा और ये रेजिस्टर है। मैंने बताया हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से करो। हमने कैसे एज्यूम किया है, दोनों वायर्स में करंट एज्यूम की है। लाइक सपोज इस लूप में फ्लो हो रही है कुछ I1 और इस लूप में फ्लो करा दो कुछ I2। सो ये हो गई I1 और ये हो गई I2। सो इस वाली ब्रांच में अगर देखें, इस वाली ब्रांच में I2 फ्लो होगी, इस वाली ब्रांच में स्ट्रेट I1 फ्लो होगी, बट इस वाली ब्रांच में I1 प्लस I2 फ्लो होगी। सो इस वाली ब्रांच में देखो अपोजिट आ रही है, I1 प्लस I2 फ्लो होगी। तो जल्दी से सॉल्व करें, तो दोनों कंडीशन लिखे तुरंत, दोनों लूप को सॉल्व करके आंसर बताएं। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ I1 I2। सारे रेजिस्टर देखें अगर, सो ये 1 ओम रेजिस्टर है, ये 2 ओम रेजिस्टर है और ये 12 ओम रेजिस्टर है। ये 7 वोल्ट बैटरी है, ये 13 वोल्ट बैटरी है। प्रॉपरली लूप 1 एंड लूप 2 में लगा सकते हैं। सो मान लेते हैं ये लूप 1 है और ये लूप 2 है, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जिन लोगों ने क्वेश्चन भी लिख लिए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स से लूप 1 में इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात यह है कि आप भी मूव करना स्टार्ट करिए करंट के डायरेक्शन में। तो हमें पता है करंट के डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो रेजिस्टर को क्या लिखना होता है, नेगेटिव। ये चीज में सिर्फ उसी स्टूडेंट को डाउट आ रहा है जिसने कल का लेक्चर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कल एकदम लास्ट में मैंने बहुत अच्छे से ये चीजें बताई थी कि 2 ही पार्ट याद रखने हैं। बैटरी के लिए जो प्लेट मिल रही है उसका अपोजिट, और रेजिस्टर के लिए करंट की डायरेक्शन में जा रहा हो तो नेगेटिव। तो ही बात समझनी थी। बैटरी के लिए प्लेट का अपोजिट और रेजिस्टर के लिए करंट की डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव। तो अगर मैं बात करूंगा करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, करंट है I1 इंटू रेजिस्टेंस है 1। फिर बैटरी की बात करेंगे तो जब हम आगे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पहले हमें नेगेटिव प्लेट मिलने वाली है, तो नेगेटिव प्लेट मिलेगी मतलब हमें +7 वोल्ट लिखना पड़ेगा। फिर और घूमेंगे तो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट मिलेगी,
तो पॉजिटिव प्लेट मिलेगी मतलब माइनस का 13 यूज करना पड़ेगा। फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, बट वहां पर दोनों की करंट जा रही है, I1 प्लस I2 जा रही है, सो माइनस ऑफ I1 प्लस I2 रहेगा, माइनस ऑफ I1 I2 इंटू 2 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 बनेगा। ये हमारा लूप होना चाहिए था। सो अभी अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू, ये 7 माइनस हुआ, सो यहाँ पे क्या बचेगा 6, सो ये प्लस का 6 आ जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब लूप 2 में लिख देते हैं। लूप 2 में कहीं से भी स्टार्ट कर लो, बट बेटर है कि करंट की डायरेक्शन में चलो तो सारी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, चाहिए तो अपोजिट भी जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो I2 करंट की डायरेक्शन में जाएंगे जब रेजिस्टर में, सो ये माइनस यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12I2। ओके, देन प्लस, बैटरी की पहले प्लस प्लेट मिल गई है हमें मूव करने में, तो हमें माइनस यूज करना पड़ेगा -13। उसके बाद आगे जाएंगे तो रजिस्टर में दोनों जा रही हैं इन द डायरेक्शन, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो इसलिए अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे सॉल्व करें अगर, सो 12I2 है और 2I2 और हो जाएगा, सो ये हो जाएगा -2I1 माइनस 14I2 इज इक्वल टू, बैटरी आ जाएगी 13 वोल्ट की। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यार आप लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जल्दी से सॉल्व कर दें। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्व कर सकते हैं कैसे, दोनों का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। सो दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम कराएं, किसका, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे हम किसका 2 का, और इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 3 का, सो काम बन जाएगा, दोनों इक्वेशंस अच्छे से अरेंज हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो चले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में हमने दोनों इक्वेशन में क्या किया, 1 इंटू 3 किया प्लस 1 इंटू 2 किया एंड 2 इंटू 3 किया। तो सॉल्व करके यहाँ पे इक्वेशंस आ जाएंगी, देखें कितना होगा 2 का मल्टीप्लाई, तो ये -6I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 3 का, सो -6I1 प्लस माइनस 42I2 इज इक्वल टू, ये अभी सॉल्व कर दें, साइन नेगेटिव कर देते हैं। सो लेट्स से ये हो गया प्लस प्लस माइनस, सो सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 माइनस हुआ मतलब कितना आया 38 बचेगा यहाँ पे। सो 38I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करें 12, सो ये हो जाएगा 27 क्लियर। तो ये I2 की वैल्यू आ जाएगी, थोड़ी सी अजीब सी आई है बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। I2 की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। सो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 की वैल्यू देखो पॉजिटिव आई है 27/38। इसका मतलब ये है कि जो हमने एज्यूम की हुई है I2, वो उसी तरफ I2 आने वाली है, I2 इसी तरफ आने वाली है। सर ओके I2 नेगेटिव आई है ना? हाँ सर। ओके ओके, सॉरी माय मिस्टेक, या I2 की वैल्यू तो नेगेटिव आ जा रही है, -29 है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि फिर जो हमने एज्यूम किया हुआ है I2 वो वैसी नहीं आ रही है। इसका मतलब लूप में फाइनल आंसर होगा करंट, अगर मैं इसको कुछ नेम दूंगा तो रियल में करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है, इन रियल करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, ये हम समझ गए जस्ट माइनस देख के। तो क्वेश्चन जब आंसर करना होता है बोर्ड्स में तो आपको एक्सप्लेन करना होता है कि इस माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है और रियल में करंट किस तरफ जा रही है। अब I2 सॉल्व हो गया है तो I1 सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 कितना हो जाएगा, देन I1 की बात करेंगे तो I1 हो जाएगा 6 माइनस 6 प्लस 2I2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा हमारा। सो इसका मतलब ये हुआ, इसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस लगा हुआ है। सो I2 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, I2 की वैल्यू क्या है 27/3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 से कट हुआ 9 डिवाइडेड बाई 2 19, ये हुआ वैल्यू। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 प्लस आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी ये वैल्यू, तो ये हो जाएगी 29 डिवाइडेड बाय 19, तो ये वैल्यू -I1 की वैल्यू हो जाएगी, मतलब I1 का साइन भी क्या आ जाने वाला है, अलग आ जाने वाला है, ठीक है। तो I1 I2 बेसिकली एकदम अलग आंसर आ जाने वाले हैं, I1 का आंसर डिफरेंट आएगा, I2 का आंसर डिफरेंट आएगा। तो I1 की बात करें
सो I1 का आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 29/19। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है यहाँ पर ये भी नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब ये भी अपोजिट ही है। सो बेसिकली हमने जो भी साइन एज्यूम किया उन दोनों का अपोजिट है, बट लकीली अच्छी बात ये है कि दोनों सेम है, अपोजिट अपोजिट। तो अभी भी क्या होने वाले हैं, ऐड ही होने वाले हैं पूरा, अगर टोटल की बात करें। तो अगर हम I1 प्लस I2 की बात करें तो अभी भी क्या होंगे, दोनों ऐड होंगे और वो आंसर आएगा नेगेटिव। दोनों का ऐड कर लेते हैं, सो ये 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये बन जाएगा 29 इंटू 2 मतलब 58 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 38। क्लियर। तो इस तरीके से फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो ये हो गया 7 5 एंड 3 8 माइनस 85/38, ये हो जाएगा I1 प्लस I2। तो देखिए इस तरीके से आपको पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यार देखो बोर्ड्स में इसी तरीके का क्वेश्चन आता है और 3 नंबर के लिए आता है। आपको सारे लूप की करंट प्रॉपरली निकालनी होती है, तभी प्रॉपर मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो देखें तीनों वैल्यूज आ गई। अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये जो बोर्ड्स में क्वेश्चन था हमारा, उसमें एजम्पशन अलग की है, I1 I2 उसने अलग तरीके से एज्यूम किया है, तो उसके आंसर डिफरेंट आएंगे। बट हम सारी ब्रांचेस का आंसर जानते हैं। क्या हमने एज्यूम किया है, जैसे उसके अपोजिट करंट आने वाली हैं सारी ब्रांचेस में, और बीच वाली ब्रांचेस में क्या है कि I1 प्लस I2, इसने एज्यूम किया हुआ है I2। तो देख लेते हैं कि इसके I2 का आंसर कितना है। इसके I2 का आंसर है ये, जो कि हमारा आंसर क्या बन जाएगा, टोटल आंसर हमारा I1 प्लस I2 है वो। इसने जो I1 एज्यूम किया हुआ है I1, वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा, इसने जो I1 एज्यूम किया वो हमारा भी I1 है, तो उसके अकॉर्डिंग I1 की भी वैल्यू आ जाएगी। तो ये समझना है आपको कि बोर्ड्स में मैंने बार बार बताया, ध्यान देना कि रेशियो में आंसर नहीं देना होता है, फुल फाइनल डिवाइड करके आंसर देना होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि डिवाइड करके फाइनली जो वैल्यू देंगे उस तरीके से आंसर कर सकते हैं। ओके, तो ये था यार कि किरचॉफ्स लॉ कैसे यूज करना है और कैसे प्रॉपरली सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने बेटर रहेगा हमारे लिए। सो फॉर अ गिवन नेटवर्क द करंट थ्रू दिस 4 ohm 3 ohm assume that the cells have negligible internal resistance। ओके, तो एक और क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्व कर लेंगे बेटर रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करें। ये फिगर दिया हुआ है और आप यही कंसिडरेशन कंसिडर करें। इस फिगर में जो करंट एज्यूम किया आप वही करंट एज्यूम करें, तो आपके लिए भी बेटर ही है। देखिए इस फिगर में कैसे कंसिडर किया हुआ है मैं बताता हूँ। ये करंट I1 जा रही है, मतलब इस लूप में करंट कंसिडर किया उन्होंने I1, डन। फिर इस ब्रांच में कंसिडर की है I2। सो ये वाली जो ब्रांच है इसमें दोनों मिला के हो जाएगा I1 प्लस I2। सो आप इसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे तो बेटर रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस ब्रांच में है I1, इस ब्रांच में है I2, और इस ब्रांच में हो जाएगी दोनों को मिला के I1 प्लस I2। सो ये समझ लेना है दैट I3 इज I1 प्लस I2, और जल्दी से सॉल्व करें और I1 I2 I3 की वैल्यूज बताएं।
और सबको ये ध्यान देना है कि I1 I2 की पॉइंट में आंसर लेके आना है वैल्यूज आपको, क्योंकि जो बोर्ड्स की बुक है उसमें जनरली पॉइंट में ही दिया रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी करना है। चलो यार, काफी टाइम हो गया यार, अब तक आंसर आ जाने चाहिए थे, किसी ने आंसर नहीं बोला अभी। मैंने पहले भी बताया है कि आप डिवाइड करके आंसर बताएं, बोर्ड्स के एग्जाम में आपको रेशियो में आंसर नहीं देना होता है, फाइनल आंसर पॉइंट में होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटेड एटलीस्ट 2 पॉइंट तक आपको निकालना है। चले यार, देख लेते हैं, देखें सॉल्विंग देख लेते हैं एक बार, सब लोग देखें यहाँ पर। सर एक डाउट है। हाँ पूछें। सर उनके अगर हमने एरोज के अगर हम एरो देख के तो I2 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 रहेगा ना। I2 इज इक्वल टू I1 माइनस I3, अरे भाई I2 इज इक्वल टू I1 माइनस I3, ये कहाँ से तुम्हें समझ में आया ये चीज? एरोज दिए ना उन्होंने, मतलब I2 मतलब क्या अच्छा बोलते हैं देखना, एक मिनट, चले कोई बात नहीं, यहाँ पर देख के टारगेट करे, देखे ये जंक्शन मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, इस जंक्शन पे सब लोग फील करेंगे। इस जंक्शन से आप बोल रहे हो एक करंट जा रही है यहाँ पर I1, एक करंट जा रही है यहाँ पर I2, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ इस वायर में कितनी करंट होगी बेटा, कितनी करंट होगी? लेट्स से I3। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, जरा बताएं मुझे। आपको ये समझ में आ रहा है कि I2 इज इक्वल टू I1 माइनस I3? नहीं। यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि I3 आ रहा है और बाहर जा रही हैं दो करंट I1 एंड I2, ठीक है। किसी भी जंक्शन पे ध्यान देना होता है। हाँ सर। ओके वेरी गुड यार, समृद्धि करेक्ट आंसर। चले देखें यार, यहाँ पे सॉल्विंग देख लेते हैं। सपोज हम लूप पे एक EF लूप है
सो ई एफ वाले लूप पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वाले लूप पे सिंगल लूप पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, हम करंट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करें, सब ध्यान दें, चले ई पॉइंट से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं पहले लूप में। तो पहले लूप में देखेंगे तो करंट I2 आ रही है सीधा, हम I2 के अपोजिट जाने वाले हैं। हमारा मूवमेंट ये है जो मैंने यहाँ पर रेड कलर से ड्रॉ किया। तो हमारा मूवमेंट ये है, मतलब अपोजिट टू द करंट हम मूव हो रहे हैं, इसलिए रेजिस्टर प्लस। देन इस वाले में हम करंट की डायरेक्शन पे ही पड़ गए, I1 की डायरेक्शन इसमें इसी तरफ है, तो इसलिए ये माइनस। उसके बाद बैटरी की पहले नेगेटिव प्लेट मिलेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस टिल। सो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बात करें एफ ए बी सी, एफ ए बी सी। सो एफ ए बी सी मतलब ये वाले लूप में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और अब हम मूवमेंट कर रहे हैं इस तरीके की। सो रेजिस्टर की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। देन बैटरी का पहले नेगेटिव पॉइंट मिला है, तो मतलब क्या यूज करेंगे, +5 यूज करेंगे। देन जब हम मूव करते हुए आएंगे तो देखो ये I2 वाले में करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी नेगेटिव हमें यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी सेकंड इक्वेशन भी हो गई। ये दोनों इक्वेशन हो गई, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के आपको वैल्यूज आ जाएंगी। I2 की वैल्यू आ गई, वैल्यू रख देंगे, I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से सॉल्व करना था यार, जस्ट थोड़ा सा मैथमेटिकल सॉल्विंग थी। कुछ भी डाउट रहता है तो बता दें आप, किसी को कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट हो तो बता दे। देखो यार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब प्रैक्टिस कर लोगे तभी कमांड आएगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चन करने में टाइम लग जाएगा ये वाला। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ऑलरेडी व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, बट यहाँ पर उसका पूरा करंट वाला सेगमेंट है, सो ऑफ कोर्स हम आगे ये डिस्कस करेंगे ही। चलो हम अब वापस चलते हैं लेक्चर पे अपने। सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि यार किस तरीके से किरचॉफ सेकंड लॉ से हमें सॉल्व करना है। अब दूसरा थ्योरी बात करते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था कि यार अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो हमें स्पीड में करना आना चाहिए। तो एक थ्योरी रहेगी हमारी, क्या, नोडल एनालिसिस। एक्सपेक्टेड है कि बहुत लोगों को एकदम भूल गई होगी नोडल एनालिसिस, बट टेंशन नहीं लेना है, एक बार कर लेते हैं। नोडल एनालिसिस से ये सारे क्वेश्चंस करने का ट्राई करते हैं। तो ये जो फिगर है हमारा, इसको नोडल से ट्राई करते हैं करने का। ओके, तो नोडल की बात करें अगर हम, तो नोडल एनालिसिस में हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए। कोई स्टेप्स बताएगा नोडल एनालिसिस में क्या करना होता है? कोई स्टूडेंट स्टेप्स बताए नोडल में क्या करना है, स्टार्ट कैसे करेंगे? सर एक पॉइंट ढूंढना। हाई वोल्टेज पॉइंट कंसीडर करना है। आइसोलेटेड होता है वो। ओके, चले, तो नोडल में ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों ने आंसर किया हुआ है, दैट मीन्स आप लोग को याद है कि क्या करना होता है। मैं फिर से बताता हूँ, नोडल में दो चीज़ें डिसाइड करनी है, एक हाईएस्ट वोल्टेज वाले पॉइंट को डिसाइड करना है। तो लेट्स से देखें, हम डिसाइड कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें नोडल की तो कुछ इस तरीके से कि ये लेट्स से हाईएस्ट वोल्टेज है, तो ये है हमारा हाईएस्ट वोल्टेज, हाईएस्ट वोल्टेज। लेट्स से हम इसे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, डन। ये सबको याद होगा। फिर इसके बाद करें तो एक हम रेफरेंस चूज कर लेते हैं, रेफरेंस। रेफरेंस मतलब क्या होता है, जीरो पोटेंशियल होता है, याद है, जीरो पोटेंशियल। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम सारे पॉइंट का हम वोल्टेज लिखने का ट्राई करते हैं, सारे पॉइंट का वोल्टेज लिखने का ट्राई करते हैं। बट कैपेसिटर में प्रॉब्लम थी। ये कैपेसिटर में क्या होता है कि Q इज इक्वल टू था CV, मतलब हमें क्या लिखना पड़ता था, V लिखना पड़ता था वहां पर, बिकॉज वो कैपेसिटर के अलोंग है। ठीक है, फिर से देखें कि V हमें लिखना पड़ता था बिकॉज वो कैपेसिटर के अलोंग है, बट यहाँ पर क्या है, करंट। तो यहाँ पर नोडल का मतलब ये है कि करंट इन ऑल ब्रांच, समेशन ऑफ करंट। वहां पे क्या था, चार्ज, चार्ज कंजर्व रहता था।
यहाँ पे क्या रहेगा, समेशन ऑफ करंट इन ऑल ब्रांच क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है नोडल को सॉल्व करने का। तो इसका मतलब पहले हमें एज्यूम कर लेना पड़ेगा कि कुछ करंट्स है हमारे पास। तो कैसे एज्यूम करेंगे, ब्रांचेस में करंट एज्यूम करेंगे। लेट्स से इस ब्रांच में करंट है I1, डन। फिर एज्यूम करेंगे कि लेट्स से इस ब्रांच में करंट है I2, फिर एज्यूम करेंगे लेट्स से इस ब्रांच में करंट है I3। ठीक है, अब हमें एट द एंड करना क्या है, हमें सिर्फ ये लिखना है, हमें पता है कि x से 0 की तरफ जा रहा है पूरा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जो करंट्स हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, इन सब की वैल्यू का नेट समेशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। डन। अभी अच्छी बात यह है कि हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्या होगा, V नेट बाई R नेट। ये चीज हमें यहाँ पर याद रखनी है। सो इतना अगर आपको याद रहा तो नोडल काम आ जाएगा। V नेट लिखना अगर याद रहा तो नोडल तुरंत काम आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको नोडल में, और काम बन जाएगा। तो देखो, ये इतना सारा मैंने जो लिखा है ये एग्जाम में नहीं लिखना होता है, एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई करना होता है इक्वेशन। कैसे, I1 की बात करें तो I1 का देखो V नेट कितना हो जाएगा, सब लोग समझेंगे। I1 का V नेट, सबसे नंबर 1 पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, X से स्टार्ट करेंगे। क्लियर, सब लोग ध्यान देंगे। V नेट लिख रहे हैं हम, मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, V नेट बाई R नेट हम लिखने का ट्राई कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, सबको क्लियर समझना है। V नेट मतलब ऑल पोटेंशियल्स, डन। बट ओनली बैटरीज कंसिडर करना है यहाँ पर ये पॉइंट है, ओनली बैटरीज, ओनली बैटरीज। याद है ना, अभी हमने सॉल्व किया था एक लूप में सॉल्व किया था, तो हम क्या कर रहे थे, ओनली बैटरीज को कंसिडर कर रहे थे ना जब करंट फाइंड करनी थी। ये याद है ना, किसी भी लूप में करंट फाइंड करनी है तो क्या करते थे, V नेट सारी बैटरीज डिवाइडेड बाई R नेट ऑफ दैट। वो मैं चाहिए तो फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ कि इन अ सिंगल लूप जो हमने स्टडी की थी, इन अ सिंगल लूप क्या स्टडी की थी, V नेट बाई R नेट। तो कभी भी एक सिंगल लाइन होती है उसमें करंट निकालनी है तो ऑल V लिखते हैं डिवाइडेड बाई R। अब गलती नहीं करना है, प्रॉपर हमने समझाया है कि प्लेट को क्या किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि किस तरीके से ट्रीट करेंगे। नंबर 1, ये वोल्टेज है X, तो होगा X। उसके बाद ये बैटरी मिलेगी हमें। देखिए हम ब्रांच I1 में जा रहे हैं, तो I1 में जब जाएंगे तो हमें कौन सी बैटरी मिलेगी, 20। क्या मिलेगा, उसका नेगेटिव मिलेगा, मतलब हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव यूज करेंगे। उसके बाद पहुंचते पहुंचते हम सीधा किस रेफरेंस में पहुंच जाएंगे, 0। सो हमें नहीं पता, हम माइनस रेफरेंस पोटेंशियल 0 कर देंगे, क्योंकि अभी तो हमने 0 एज्यूम किया, बट मान लो पहले 20 वोल्ट होता तो फिर हमें 20 माइनस करना पड़ता। सो ये हुआ V नेट डिवाइडेड बाई R नेट। R नेट कितना है, 10 प्लस 5, ये हुआ I1। ठीक है, चाहिए तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, मतलब आपको टेंशन ना हो कुछ भी कि कौन सी चीज़ें कैसे लिखी हुई हैं। तो मैं फिर से प्रॉपर लिख देता हूँ कि रियल में हो रहा है, हम ये लिख रहे हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। जैसे हम वहाँ पर Q लिखते थे और Q को लिखते थे C इंटू V, सिंगल इक्वेशन, वैसे हम I को V नेट बाई R नेट लिखेंगे। मैं फिर से लिखता हूँ, V नेट बाई R नेट क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा X। फिर बैटरी का नेगेटिव मिला है, मतलब हमें प्लस लिखना है, माइनस रेफरेंस डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5, ये हो गया I1 प्लस। अब I2 आप लोग समझ जाएंगे क्या, X से चलना है, बैटरी का पहले प्लस मिला है, मतलब हम क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, 10 वोल्ट माइनस रेफरेंस। इवन हमें पता है कि 0 है, आपकी हैबिट हो जाएगी, बट मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो। डिवाइड बाई R नेट, R नेट कितना है इस ब्रांच में, 30 प्लस I3 की बात करें तो हो जाएगा X। फिर आएंगे तो मूव करते करते बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में लेगा, मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्लस 50, माइनस हमेशा रेफरेंस वाला लिखेंगे, 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितने हैं, एक 20 और एक 15 है, सो ये हो गया 0। तो ये इक्वेशन है, आपको एग्जाम में बस डायरेक्ट ये लिखना है। आपको ध्यान देना है कि एग्जाम में ज्यादा सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है सबको। तो अभी एकदम क्लियर है यहाँ से। तो ये वाली लाइन हो गई हमारी, ये पूरा कंप्लीट है। अभी इसे थोड़ी सी सॉल्विंग कर लेनी है। सो ये हो जाएगा कितना, x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 15 प्लस x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 13 प्लस x प्लस 15 डिवाइडेड बाय 20, 30, 35 इज इक्वल टू 0।
सो देख रहे हैं हम, ये 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा x प्लस 20 डिवाइड बाई 3 प्लस x माइनस 10 डिवाइड बाई 6 प्लस x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 7 0। अभी बस ये सिंगल इक्वेशन है तो सॉल्व करना एकदम इजी है। एलसीएम ले लेंगे, 42 आ गया एलसीएम 3, सो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 20 प्लस 6 मीन्स 7 x माइनस 10 प्लस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन। तो अभी 42 उस तरफ सॉल्व में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनली अगर वैल्यू देखे तो ये हो जाएगा 14x प्लस 7x प्लस 6x। सो ये कितना हो जाएगा 21 एंड 6 27। सो 27x हो जाएगा हमारे पास प्लस 280 माइनस 70 प्लस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यूज आ जाएंगी, जिससे x की वैल्यू देखे क्या हो जाएगी, ये वैल्यू प्लस है 70 प्लस 90, तो ये कितना हो जाएगा 20 रिमेनिंग आएगा, मतलब 300 आ जाएगा ये। सो ये 300 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 27, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। सो ये नेगेटिव होगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे बिकॉज ये इस तरफ आएगा माइनस, तो वैल्यू 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बाय 9 नेगेटिव। 9 ओके, ये हो गया, इतने वोल्ट्स का पोटेंशियल आ गया। अब एक्स अगर आ गया तो जो भी करंट आपसे पूछेगा वो हम बता सकते हैं। तो अगर एक बार हमें नोडल स्पीड में लगाना आ गया, अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नोडल इजी होता है, क्योंकि हमें दो इक्वेशंस नहीं सॉल्व करनी है, हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन सॉल्व करनी है, और एक्स पता चल गया तो फिर हम किसी का भी पोटेंशियल या किसी की भी करंट निकाल सकते हैं। तो देख लो, ये पूरा है I1, ये I2, ये I3, हम अलग अलग फिर से निकाल सकते हैं। सपोज मैंने आपसे पूछा I1, देन I1 कितना हो जाएगा, अभी जस्ट हमने यहाँ पे निकाला I1 कितना है, x प्लस 20, तो I1 है x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5, ये I1 की वैल्यू हो गई 10 प्लस 5। तो अभी यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, ये हो जाएगी माइनस 100 बाई 9 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 15, तो ये कितना हो गया माइनस 80 प्लस 80 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9 इंटू 15। ओके, सो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5, ये आंसर नेगेटिव है, नहीं पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है आंसर। और ये वैल्यू कितनी हुई, 5 से डिवाइड हो जाएगी, 516 16 by डिवाइडेड 27 बाई 27, 16 बाई 27 आ गया। देखो नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में हमने करंट एज्यूम किया उसी डायरेक्शन में करंट जा रही है एक्चुअल में, और वही हुआ, क्योंकि पहले जो हमने एज्यूम किया था वो इस तरीके से लूप एज्यूम किया था क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव आंसर आ रहा था। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बाकी सारी करंट्स भी निकाल सकते हैं। तो जस्ट ये एक समझाने का रेफरेंस था कि नोडल को कैसे अप्रोच करना है। आप लोग बताएं, नोडल में कुछ भी डाउट है तो पूछ लें, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समझ में आना चाहिए। अगर ये वाली लाइन समझ में आ गई है तो फिर आप नेक्स्ट एग्जांपल अच्छे से कर लोगे। जल्दी से देखिए, जिन्हें ये लाइन नहीं समझ में आई वो बता दें, अदरवाइज हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें से हम बात कर सकते हैं चीज़ों की। चले पक्का बताएं, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताएं, अदरवाइज विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। ओके देन एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग सॉल्व करने का ट्राई करें और सारे आंसर्स बताएं।
ओके, सॉल्व एवरीवन, ये क्वेश्चन सॉल्व करें। हमें ब्रांच डीसी में करंट चाहिए एंड डी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। गिवन है ए पॉइंट का पोटेंशियल 30 वोल्ट है। सॉल्व करें जल्दी से। ओके, बहुत ही डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। एक आंसर हमारे पास आया 300/11 पोटेंशियल का आंसर, एक आ रहा है 115/11। यार अब भी इतना स्ट्रेट लिखा हुआ है तब भी आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार। अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। फिर से इस फिगर को देखो और फिर से ये इक्वेशन पहले देखो यार। सबसे पहले इस फिगर को, सारे लोग सॉल्व करना बंद करो यार पुराना वाला क्वेश्चन। पहले इस फिगर को देखो यार, पहले इस फिगर को देखो। देखो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, उसके अकॉर्डिंग फिर अप्रोच करो। बहुत ही वैरायटी ऑफ आंसर्स आ रहे हैं यार। 3 आंसर्स हमारे पास आए, तीनों डिफरेंट हैं अभी एकदम। इस क्वेश्चन को देख के कुछ भी डाउट अगर आ रहा है तो पहले पूछो, उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोच करेंगे। पहले हमने एक्स लिखा, फिर हमने बैटरी का लिखा, बाद में हमने माइनस रेफरेंस का लिखा। चले तो एक बार मैं सॉल्व करता हूँ, एक एक क्वेश्चन लिखने का ट्राई करता हूँ। देखें, I1 अगर हमें चाहिए इस ब्रांच में करंट, तो सबसे पहले होगा एक्स। उसके बाद आगे जब हम मूव करेंगे तो बैटरी कैसी आ रही है, बैटरी नेगेटिव आ रही है। सो बैटरी नेगेटिव आ रही है मतलब बैटरी का हमें क्या यूज करना पड़ेगा, +15 यूज करना पड़ेगा। उसके बाद माइनस होता है रेफरेंस, हमेशा रेफरेंस हमेशा माइनस होता है। सो इन दैट क्वेश्चन दैट इज गिवन 30 डिवाइडेड बाई 10 + 5, ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस, ये हुआ I1।
I2 की बात करें तो I2 होगा x, फिर उसके बाद पहले प्लस प्लेट मिल गई है, प्लस प्लेट मिल गई मतलब -10 आने वाला है, माइनस बी पॉइंट क्या है, ग्राउंडेड है मतलब कि जीरो पोटेंशियल है। फिर बात करें सो रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 20 + 25 प्लस I3 की बात करें तो I3 कितना हो जाएगा, I3 होगा x, फिर एक बैटरी है, बैटरी का पहले नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है इसलिए हम +20 लेंगे, सब लोग ध्यान दो यार इस वर्ड को। आगे फिर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है इसलिए हम नेगेटिव लेंगे, अपोजिट लेते हैं हमेशा 5, माइनस रेफरेंस पॉइंट लेंगे, रेफरेंस कितना है 0, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, डिवाइड बाई 30 = 0। अभी ये स्ट्रेट इक्वेशन थी यार, पता नहीं इतने वैरायटी ऑफ आंसर क्यों दे रहे हो, ये हुआ 15, ये हुआ 45, ये हुआ 30, मतलब 15 से डिवाइड चला जाएगा पूरे में। तो अगर हम आगे सॉल्व करें ये हो जाएगा x - 15 डिवाइडेड बाई जस्ट 1 प्लस यहाँ पे देखें ये हो जाएगा x - 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस x + 15 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमने 15 से डिवाइड करने के बाद। अब इसके एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6x - 15 प्लस 2x - 10 प्लस 3x + 15, ये हो जाएगा हमारा सॉल्विंग के लिए। अब इसे सॉल्व करें तो 6 + 2 + 3, सो मतलब कितना हो जाएगा 11x माइनस कितना हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास पॉइंट। तो इससे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू अगर बात करें तो ये हो गया -25 यहाँ पर आएगा, तो ये बन जाएगा 65, सॉरी 75, 25 माइनस होगा तो सॉरी 65, 72, 90, सो माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस में, मतलब ये आएगा 65/11। अभी बताओ इसमें कुछ भी डाउट है कि नहीं, ये पॉजिटिव का आंसर आ रहा है, इसमें किसी का कुछ डाउट हो तो बताओ। सर या हाँ सर, वो सी तक जाते समय उसमें फर्स्ट बैटरी आती है ना, तो मतलब वो आइसोलेटेड नहीं होता। किस वाले पॉइंट पे, सी पे? नहीं नहीं सर, डी से सी जाते समय उसमें एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है ना 20 वोल्ट की बैटरी की वजह से। हाँ हाँ, तो वो आइसोलेटेड नहीं हुआ ना सर। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि करंट के वजह से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं एक्चुअली। ये जो क्वेश्चन है ये करंट का है, सोचो कैपेसिटर एक लगा होता और वो चार्ज लगा होता तो वहां पर चार्ज की बात आ जाती, बट यहाँ पर करंट की बात हो रही है तो करंट ब्रांच पे डिपेंड करता है। सो एक ब्रांच में करंट थ्रू आउट सेम ही रहता है, तो वो 20 वोल्ट से फर्क नहीं पड़ता, इवन बैटरी भी हम उसके अबाउट भी लगा सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इसके बाद, जिसमें आप पास में ही बैटरी लगी है, सिर्फ आपको पॉइंट कोऑर्डिनेट करने होते हैं, पास में इवन बैटरी है तब भी हम लगा सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे नोडल हम लगा सकते हैं, ये जो करंट वाला नोडल है। ओके हाँ सर हाँ वो I1 में मतलब x + 15 - 30 कैसे आया? आप इस फिगर में देखो, इस पूरे फिगर में मुझे बताओ ये जीरो क्या है, -0 क्या है, सब में कुछ ऑब्जर्व किया आपने? रेफरेंस। माइनस रेफरेंस, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला हूँ, माइनस रेफरेंस करते ही हैं, ये लिख के लेना है, x - v all बैटरी देन रेफरेंस। रुको यहाँ पे देख लेते हैं, v नेट जो होता है, v नेट होता है स्टार्ट प्लस ऑल v ऑल बैटरी। अब मैं प्लस लिख दूंगा तो आप लोग बिल्कुल प्लस ही कर देते हैं यार, ये दिक्कत है, मैं यहाँ पे लिख भी नहीं सकता हूँ, प्लस माइनस लिख रहा हूँ, प्लस माइनस ऑल बैटरी प्लस माइनस ऑल बैटरी माइनस एंड, ये वी नेट में हमेशा आपको ध्यान देना है, एटलीस्ट इतना।
ठीक है, ओके। चले तो ये फिर क्वेश्चन सॉल्व हुआ सबको, अभी समझ आया कि यार क्या दिक्कत हो रही है, ये क्लियर है। तो इसके बाद करंट हम कुछ भी निकाल सकते हैं। लेट्स से देन हमसे क्या पूछा हुआ है, I3 पूछा था, कितना हो जाएगा। सो I3 वेरी क्लियर, x प्लस 20 माइनस 5 डिवाइड बाई 30, सॉल्व कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर। तो मैं अभी उतना सॉल्व करने में फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, ट्राई करना है उसे नोडल से सॉल्व करने का। उसे हम सीरीज पैरेलल से भी कर सकते हैं, बट आपको ट्राई करना है नोडल से सबको सॉल्व करने का, ठीक है। चलो एक और सर क्वेश्चन देते हैं, या वो क्वेश्चन का फिगर 2 मिनट दिखाएगा। हाँ सर, उसमें वो मतलब 45 है ना, तो उसका आंसर 90/11 आ रहा है x का। कौन सा 45 है? डीबी में रेजिस्टेंस 45 है ना। हाँ, डीबी में 45 है, हाँ तो तो रिट आंसर सर 90/11 आ रहा है। आप ये देखो, आप देखो सॉल्विंग देखो, यहाँ से यहाँ कहाँ पे गलती हो रही है, आप एक बार चेक करो। ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने 45 लिखा है, 15 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया है। सो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। हाँ 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 सर, वो 2 और 3 उल्टा सुल्टा लिख दिया था। अरे यार ऐसे नहीं करे, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो, ध्यान दो यार, आपको एटलीस्ट इस टाइम पे आके कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन में अगर एरर हुआ तो फिर प्रॉब्लम है। इस संडे को टेस्ट भी है, तो थोड़ा ध्यान देना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जहाँ तक मैं पढ़ा दूंगा वहां तक आएगा। कैपेसिटर में प्रीवियस आएगा, बट याद रखना कैपेसिटर में ज्यादा क्वेश्चन होंगे सी इक्विवेलेंट के, कुछ क्वेश्चन होंगे आरसी सर्किट के, और बाकी जो ये वाले होते हैं अपने डाई इलेक्ट्रिक के, तो डाई इलेक्ट्रिक के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। सी इक्विवेलेंट, आरसी और डाई इलेक्ट्रिक, इन पे फोकस ज्यादा रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 50% पेपर कैपेसिटर का होगा, 50% जो अभी तक मैंने करंट पढ़ा दिया है। मेन कंसर्न, मेरा मेन फोकस रहेगा सी इक्विवेलेंट, आरसी और डाई इलेक्ट्रिक में। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसमें जो भी हो बताएं। पेपर कंटेंट मैंने बताया, 50% मोस्टली कैपेसिटर से रहेगा और 50% हमारा ये वाले पार्ट से रहेगा, करंट से। करंट में जो अभी तक हमने बता दिया हुआ है। चले करंट में अभी बात करते हैं आगे, अगर हम तो चलिए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को यूजिंग नोडल। याद रखें, नोडल यूज करके सॉल्व करना है आपको तुरंत।
चलिए यार देख लेते हैं, मतलब अभी तक आ जाना चाहिए था। एक ही आंसर हमारे पास आया हुआ है। करेक्ट आंसर है जोया समृद्धि, करेक्ट आंसर। यार देखो यार, बहुत ही सिंपल वे में सोचो यार। ये पॉइंट आप देखो, इसको हमने रेफरेंस चूज कर लिया एक्स, ठीक है, सॉरी इसको हमने हायर पोटेंशियल मान लिया एक्स, क्योंकि हम इसके अबाउट ही बताएंगे। और इस पॉइंट को मान लो रेफरेंस, तो इसको मान लो क्या, रेफरेंस 0। तो ये हो गया 0 रेफरेंस। अभी ये हो गया 0 रेफरेंस। अब दो चीजें हैं, आपको चाहिए तो ये 0 है, इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके बोल सकते हो कि ये वाला पॉइंट कितना होगा। अगर ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा, +20 वोल्ट। अगर नहीं चाहिए तो बैटरी ही रखी रहने दे सकते हो, आप इस पाथ में ऐसे आके लिख सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पर बैटरी का पहले प्लस प्लेट मिलेगा, मतलब हमें -20 ही लिखना है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख कर भी -20 ही करना है, क्योंकि ये हमारा एंड पॉइंट बन जाएगा। तो अभी सारी करंट्स का समेशन 0 लिखता हूँ मैं, सारे ब्रांच का डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, कुछ उतना सॉल्विंग नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। पहले हो जाएगा x-20, ये हो जाएगी पहली वाली ब्रांच, जिसमें आएगा अपॉन 10 प्लस x-0 अपॉन 10 प्लस x-0 अपॉन 20 प्लस x-0 अपॉन 30। सिर्फ ये हमें करना था। ये हमारी सारी टाइप की करंट्स यहाँ पर हो गई। अगर हम यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन सिंपल आ जाएगी। ये आ जाएगा x-20 प्लस, यहाँ पर देखिए आ जाएगा जस्ट x प्लस x/2 प्लस x/3। इनको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, और अच्छे से प्रॉपरली सॉल्व करें तो 6 आ जाएगा इसका एलसीएम। 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6x माइनस 120 प्लस 6x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इक्वेशन यहाँ से देखेंगे तो 6 6 12 एंड ये 5 कितना हो जाएगा 17। सो 17x इज इक्वल टू आ गया 120। सो यहाँ से बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि x की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, इट इज 120/17। ये हो गया हमारा x। अब हमें क्या चाहिए थी, करंट। सो हमें कौन सी करंट चाहिए, I/20 ओम। तो ये एकदम साइड में यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। I/20 ओम अगर देखें सो वो हो जाएगा x-0, दैट इज वेरी सिंपल, 120/70 ही रहेगा। 120/17 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना है 20। सो जो आंसर आएगा वो आएगा 6/17। अब कुछ लोगों ने माइनस लिख रखा हुआ है, बेटा माइनस मतलब आप करंट उल्टा फ्लो करा दोगे, आप फ्लो करा दोगे इधर से इधर, ऐसे नहीं होने वाला ना। बहुत ही सिंपल दिख रहा है कि करंट जो जाएगी वो x/0 की तरफ ही जाएगी। क्यों, क्योंकि x इटसेल्फ इज पॉजिटिव। देखिए x भी पॉजिटिव आंसर आया है, इसलिए हमें पता है कि करंट कहाँ पर फ्लो होने वाली है। तो बताएं अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है। आंसर आएगा 6/17 जो हमने क्वेश्चन पूछा है। इस पार्ट में किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। नहीं सर। ओके गुड, जी सर। ओके गुड। तो अभी क्या है, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लेके। मैं बता रहा हूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने जो पढ़ा दिया है ना, वो पढ़ लोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो टेस्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे भी क्वेश्चन आएंगे, और मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। तो ट्राई करना है कि पहले से प्रैक्टिस करके रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डीसी पांडे में से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जिनके पास सेंगेज है और टाइम है वो सेंगेज में से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, बेटर रहेगा। अभी पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आज जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की तरह ही है। सो हमें जो डिस्कस करना है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करें उसे हम आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, और आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के डिफरेंट मेथड हम देखने वाले हैं। तो आर इक्विवेलेंट के डिफरेंट मेथड अगर देखें तो ऑलरेडी वो सारे मेथड हमने कैपेसिटेंस में पढ़ लिए हैं। यहाँ पर हम एक एक करके बस नेम टाइप जान लेते हैं। जैसे बात करें सीरीज,
नंबर 1 सीरीज। सो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें तो यार कैपेसिटर वाला लेक्चर आपको बहुत डिटेल में देख लेना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं स्ट्रेट ही बताऊंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता था कि अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो वो पोटेंशियल शेयर करते थे और क्या होता था, करंट उन सब में सेम रहती थी। यहाँ पे भी वही सिनेरियो होने वाला है। क्या कि सपोज है कि ये V वोल्ट की बैटरी है और ये I करंट जा रही है। सो नंबर 1 करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टर। सो नंबर 1 current is same in all resistors. Okay, number 2 they will share the potential। और होगा क्या, शेयरिंग के बाद पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ ईच विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ टोटल पोटेंशियल। तो वो पॉइंट रहेगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि ये एक R1 है, ये एक R2 है, ये एक R3 है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या मैं V इज इक्वल टू आई आर डायरेक्ट लगा सकता हूँ क्या, नहीं। पहले हमें इस फिगर को कन्वर्ज करना पड़ेगा R इक्विवेलेंट में। तो उसके लिए क्या तरीका, सेकंड वाला पैटर्न यूज करेंगे, दे विल शेयर द पोटेंशियल। तो अगर मैं बात करूँ कि यार इसका जो पोटेंशियल है वो V1 होने वाला है, इसका पोटेंशियल कुछ V2 होने वाला है और इसका पोटेंशियल कुछ V3 होने वाला है। सो आई विल से समेशन ऑफ पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 वो किसके जितना होगा, V के जितना रहेगा। और V को क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर। तो हमें पता है कि V1 को लिख सकते हैं I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 इज इक्वल टू, अगर हम टोटल V की बात करें तो हम उसे I इंटू आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर हो जाता है कि जो सीरीज के लिए आर इक्विवेलेंट होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपने क्लास 10th में भी किया हुआ है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर हम कैपेसिटर की बात करें, फॉर कैपेसिटर इन सीरीज क्या होता था, कैपेसिटर के लिए 1/C इक्विवेलेंट जो होता था वो 1/C1 1/C2 रहता था। तो टेंशन नहीं लेना है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। एग्जाम में बहुत गलती होने के चांसेस हैं कि आप मिक्स कर दोगे कॉन्सेप्ट को, बट क्लियर रखना है, रेजिस्टेंस को स्ट्रेट ऐड करना है सीरीज के लिए और कैपेसिटर को इनवर्स ऐड करना है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना रहता है आपको। तो मुझे लगता है मैं इसे यहीं पे लिखा रहने देता हूँ, बेटर रहेगा, काम आएगा। तो ये हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। अब पहले हमें इक्विवेलेंट पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे सर्किट को एक सिंगल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन था जो R1 R2 R3 का था, बेसिकली उस फिगर को हमने कन्वर्ट कर दिया है एक सिंगल फिगर में विच इज R इक्विवेलेंट। और जब हमें पता है एक बैटरी और एक R इक्विवेलेंट है तो करंट निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R इक्विवेलेंट। इसलिए हम R इक्विवेलेंट यहाँ पर फाइंड करते हैं। R इक्विवेलेंट फाइंड करने का पर्पस हमारा ये रहता है कि हमें करंट निकाल सकते हैं सर्किट में, और एक बार करंट आ गई देन वी कैन सॉल्व पोटेंशियल इन ऑल रेजिस्टर। देन पोटेंशियल ऑफ ऑल रेजिस्टर्स तो कितना हो जाएगा, अगर V1 की बात करेंगे हो जाएगा जस्ट I इंटू R1, V2 निकालना है हो जाएगा I इंटू R2, V3 निकालना है हो जाएगा I इंटू R3। तो इस तरीके से सबका पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो मुझे लगता है आर इक्विवेलेंट निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको आ जाएगा। दिक्कत होगी उसके बाद, तो जैसे मैंने बताया था, सब लोग यहाँ पे सुने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प आता है जब हमने बताया Q इज इक्वल टू CV। आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से सुने, किसी को कुछ डाउट हो तो तुरंत बताना करना क्या है। हमें एक फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू CV, वैसे ही ओम्स लॉ में हमें एक फॉर्मूला पता होता है V इज इक्वल टू IR। ये तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा है कैपेसिटर के लिए और ये है हमारा पोटेंशियल के लिए। इन फॉर्मूले की खास बात ये है, इफ
any two are known, find third। ये एकदम मतलब सबसे बेस्ट मेथड है सॉल्व करने का, कि कहीं पे भी अगर दो चीजें पता है तो क्वेश्चन बाद में सॉल्व करो, पहले तीसरी चीज फाइंड करो। आपको तुरंत हिंट मिलने लगेगा क्वेश्चन में कि अगर कहीं पे भी पता है आपको कुछ भी, तो आप पहले उनका यूज करो और बाकी क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मतलब मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पर, और ये एग्जांपल आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस एग्जांपल के थ्रू कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। आपको किस तरीके से अप्रोच करने की जरूरत पड़ सकती है वो भी हम देख लेंगे। कैसे? सपोज ये 20 वोल्ट की बैटरी है और ये 3 रेजिस्टर से कनेक्टेड है। क्लियर? और मान लेते हैं ये 5 ओम है, ये 10 ओम है और ये 15 ओम है। ठीक है, बट इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल दिया है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अभी इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो करंट और ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सोचो ये वोल्टेज नहीं दिया आपको अब ये, तो क्वेश्चन ये है फाइंड द पोटेंशियल, और बैटरी के पोटेंशियल को ईएमएफ भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर ईएमएफ वर्ड लिखा हुआ है। फाइंड द पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ बैटरी। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना है। क्लियर? सपोज यहाँ पे गिवन है जो V है, V हमारा ये V है लेट्स से 5 वोल्ट, या 5 वोल्ट कम है, लेट्स से 30 वोल्ट। ये V हमें गिवन है 30 वोल्ट इस कैपेसिटर के क्रॉस, सॉरी इस रेजिस्टर के क्रॉस। तो अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हमें बैटरी का पोटेंशियल जो है फाइंड करना है। तो कैसे अप्रोच करेंगे? आर इक्विवेलेंट वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले करो टारगेट। टारगेट ये है कि इसका रेजिस्टेंस भी दिया और इसका वोल्टेज भी दिए है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट करते हैं टारगेट। टारगेट कौन है? हमारा टारगेट है 15 ओम रेजिस्टर। क्यों 15 ओम रेजिस्टर टारगेट है? बिकॉज पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस आर नोन, और I'll write because two quantities out of 3 ब्रैकेट में V is equal to IR are known। ये लॉजिक है। अगर हमें ये पता है 2 आउट ऑफ 3 क्वांटिटीज नोन है तो हम उसी को टारगेट करते हैं। अच्छा, हमें V पता है, R पता है, तो क्या निकाल सकते हैं सब लोग? आई मैं बता रहा हूं, अगर ये सेगमेंट जिसे समझ में आ गया ना जो मैं अभी बता रहा हूं, एग्जाम में क्या कोई भी शीट में कैसा भी क्वेश्चन होगा, ये लॉजिक अगर याद रहा तो बहुत सारा आपको तुरंत समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो सेगमेंट समझे, ट्राई करें। तो सेटअप क्या है? सेटअप ये है कि हमें पता है कि V है इसका और R है, सो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई R। V है 30, R है 15, सो कितनी आ गई करंट? 2 एम्पियर की। अब ये था टारगेट, हमें करंट पता चल गई। अब लगाना है दूसरा लॉजिक। क्या? बिकॉज 5, 10 एंड 15 आर इन सीरीज। तो बेटा सीरीज में है, देन सीरीज में क्या सेम रहती है? करंट। देन करंट इज सेम फॉर ऑल। तो अगर करंट सबके लिए सेम है तो इसका मतलब सबका पोटेंशियल आ जाएगा ना, I इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर। तो इसका मतलब वी नेट कितना हो जाएगा? वी नेट हो जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3।
चाहिए तो आई कॉमन ले लेंगे और ये बन गया हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3, आर इक्विवेलेंट टाइप का बन गया। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है वी नेट कितना आ जाएगा। हमें करंट मेन चाहिए थी वो थी 2, फिर उसके बाद 5 प्लस 10 प्लस 15, तो आंसर आ जाएगा 60 वोल्ट्स। तो 60 वोल्ट की हमें बैटरी लगानी पड़ेगी अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिला है। तो 30 वोल्ट तब होगा जब हमने 60 वोल्ट की बैटरी यूज की होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपको यही वाला कॉन्सेप्ट लगा के समझाने का ट्राई करूंगा। तो पहला सीरीज कॉम्बिनेशन आई गेस ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में टेंशन नहीं है। दूसरा बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो मैंने काफ़ी सारे सीरीज पैरेलल के कैपेसिटर में समझाया है वो चीज़ें आप यहाँ पर भी यूज करने का ट्राई करेंगे। सपोज ये रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, ये 3 रेजिस्टर्स हैं और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले ऑल पैरेलल में तब होंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क। आपको अगर याद हो मैंने कैपेसिटर में प्रॉपर लिखा है आइडेंटिफिकेशन मार्क, थोड़ा सा नोट्स को रिवाइज करते हुए चलना है। ये V वोल्ट है, तो पहले तो करंट अगर यहाँ से I आ रही है तो सबसे पहले करंट स्प्लिट होगी I1 में, I2 में और I3 में। इस तरीके से करंट स्प्लिट होगी और रूल हमारा क्लियर है। नंबर 1 क्या, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सबका क्या है, सेम है। तो मतलब पोटेंशियल ऑफ ऑल रेजिस्टर विल बी सेम। सो आई कैन से start and end point of all resistors is same. Number 2, अगर ये सेम है that means potential of all is same. Potential of all resistors is सेम। पोटेंशियल सेम हो गया। थर्ड, करंट क्या होगा, करंट स्प्लिट होके सब पे जाएगी, करंट विल स्प्लिट। ठीक है, तो करंट विल स्प्लिट एंड समेशन ऑफ ऑल करंट विल बी सेम। तो मैं इस तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ दैट टोटल जो आई है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी इस फिगर को अगर मैं इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने का ट्राई करूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं इस फिगर को कि ये एक बैटरी है V वोल्ट की और I करंट जा रही है और इस पूरे R का हमने क्या लिख दिया, R इक्विवेलेंट। तो अगर हम I करंट की बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं हमेशा V ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हमें पता है कि सारे रेजिस्टर पे भी पोटेंशियल सेम होगा, मतलब V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो ये हमारा पैटर्न हो जाता है, जिससे हमारा पैटर्न क्या आएगा R इक्विवेलेंट का, दैट 1 बाई R इक्विवेलेंट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस को हमें निकालना है सॉल्व करने में। पहले तो हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करना है और उसे इन्वर्ट करना नहीं भूलना है। तो पहले हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, उसके बाद सारी करंट्स अगर हमें फाइंड करना है तो वो हम निकाल सकते हैं। देन ऑल द करंट्स, सारी करंट्स रहेंगी। सपोज I1 चाहिए तो हमें पता है कि पोटेंशियल कितना है, डिवाइड बाई R1। ठीक है, सो I1 भी आ सकता है डायरेक्टली, I2 की बात करें वो भी डायरेक्टली आ सकता है V बाई R2 और I3 भी डायरेक्टली आ सकता है V बाई R3। इस तरीके से I1 I2 R3 भी निकाल सकते हैं। जब जो भी चीज़ पूछेगा वो पूरे पर्टिकुलर चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसमें हमने स्पेशल रूल बात की थी, जैसे कैपेसिटर में बात की थी कि साइड में कर लेते हैं। फॉर कैपेसिटर, फॉर कैपेसिटर क्या हो जाता है, कैपेसिटर इन पैरेलल, कैपेसिटर इन पैरेलल के लिए C इक्विवेलेंट क्या होता है, ऐड करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। तो ये थोड़ा सा यार एक चीज आप लोग ध्यान दे सकते हो कि किस तरीके से हम
कैपेसिटर में करते थे और किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कैपेसिटर और रेजिस्टर एक दूसरे के उल्टा होते हैं। मतलब अगर हम बात करें स्पेशल पॉइंट्स वो स्पेशल पॉइंट्स होपफुली मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं कैपेसिटर में। सो इफ n इक्वल resistors are in series, if n equal resistors are in series then सीरीज में ऐड होगा। सो अगर हम आर इक्विवेलेंट की बात करें सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा n टाइम्स ऑफ r, जस्ट ऐड अप हो जाएंगे। अगर हम बात करें इफ n इक्वल r इन पैरेलल में रहेंगे सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा r बाई एन जितना, बिकॉज पैरेलल में क्या होने वाले 1/, में रेशियो आएगा इसलिए हो जाएगा r बाई एन। तो ये दो चीज़ें थोड़ी सी हमें ध्यान देनी है। फिर थर्ड एक स्प्लिट रूल, ठीक है। स्प्लिट रूल क्या था, अगर आपको याद हो कैपेसिटर में भी हमने स्प्लिट रूल सीखा है। स्प्लिट रूल है जल्दी से अगर कभी दो जगह पे करंट हमें डिवाइड करनी पड़ जाए, तो यहाँ से अगर लेट्स से आई करंट जा रही है और यहाँ पर आई वापस जा रही है, तो सपोज ये R1 है और ये R2 है, और R1 में जो करंट जा रही है वो है I1 और इसमें करंट जा रही है I2। तो हम I1 I2 डायरेक्टली स्प्लिट रूल से निकाल सकते हैं। कैसे, I1 का फॉर्मूला हो जाएगा, जब I1 निकालेंगे तब R2 को यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू जिस करंट के हम स्प्लिट करने वाले हैं I। और अगर I2 चाहिए सो किसे यूज करेंगे, R1 को यूज करेंगे, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू मेन करंट। अब बताओ किसी को याद आ रहा है क्या कि हमने कैपेसिटर में क्या पढ़ा था, स्प्लिट ऑफ चार्ज हमने कैपेसिटर में देखा था, क्या देखा था कैसे। सर वो C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू। ओके वेरी गुड। सो उसमें क्या था कि स्ट्रेट था। तो ये अब आपको फील करना है कि कैपेसिटर और जो रेजिस्टर है दोनों अपोजिट तरीके से काम करते हैं। मतलब अगर कैपेसिटर में हमने C1 में चार्ज चाहिए था तो हमने डायरेक्टली C1 लिखा था। सो रेजिस्टर में अगर हमें R1 में चार्ज चाहिए तो हम ऊपर किसको रखेंगे, R2 को रखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीजें थोड़ी सी देख सकते हैं स्प्लिट रूल। ओके, इसके बाद भी काफी सारे पॉइंट है लाइक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। याद आ रहा है तो मैं एक बार कैपेसिटर में थोड़ा सा 1 मिनट रिव्यू करता हूँ सबको। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो देखो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट आप लोग को पढ़ना ही है, डन। सो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट आप लोग को पढ़ना ही है, तो साथ में ही रेजिस्टर का भी इक्विवेलेंट क्लियर होता जाएगा। देखें ओके, सो ये बात करें हमने यहाँ पर रूल्स लिखाए हुए थे आपको रेजिस्टर के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जैसे वैसे रेजिस्टर। नंबर 1 रिडक्शन टेक्निक, मतलब सीरीज पैरेलल मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। नंबर 1 रिडक्शन टेक्निक, रेजिस्टर में भी ये टेक्निक काम आएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ रेजिस्टर में भी ये टेक्निक काम आएगी, तो अच्छे से देखना है। सिर्फ आपसे गलती क्या होगी मुझे पता है, आप लोग से गलती ये होगी कि ये दो रेजिस्टर लगे हैं और ये दो कैपेसिटर लगे हैं, तो दोनों सीरीज में है। तो रेजिस्टर में अगर ये 2 है और ये लेट्स से 3 है और ये 6 है, तो रेजिस्टर में आएगा 9। लेकिन यहाँ पे अगर 3 और 6 है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैपेसिटर और रेजिस्टर की सॉल्विंग कैसे अलग होने वाली है, बाकी टेक्निक वही रहेगी। तो नंबर 1 रिडक्शन टेक्निक पढ़ेंगे, फिर सर्किट रीड्रॉइंग, अगर बहुत सारी वायर्स हैं तो सर्किट रीड्रॉ भी करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बार डिस्कस करेंगे। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज भी डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है उससे पहले एक बार मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं थोड़ा। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब जहां पर हमने सीरीज पैरेलल पढ़ा है, यहाँ पर
देखिए ये सपोज ये क्वेश्चन है, सो रेजिस्टर में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 6 and 3 will be in parallel and 4 will be then in series। सो ये मिक्सचर टाइप का कॉम्बिनेशन बन जाता है। सारी चीजें जैसे यहाँ पर चार्ज पोटेंशियल निकाला है वहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे रेजिस्टेंस में भी पूछा जा सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। सो आप लोग थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देंगे कि सिर्फ कैपेसिटर नहीं, आर इक्विवेलेंट की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। और ये जो 3 लेक्चर्स हुए हैं 1 2 3, इन पे बेस्ड एग्जाम्पल आप लोग कर लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो लेक्चर 1 2 3 हमने डिस्कस किया है, इन पे बेस्ड एग्जाम्पल आप डीसी पांडे बुक में से सॉल्व कर लें, बेटर रहेगा। ओके चले यार, आज के लिए काफी है। फिर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर वो लास्ट पार्ट में 2 का स्प्लिट रूल 2 में किया था, वैसे 3 में हो सकता है ना? 3 में नहीं हो सकता है, 3 में और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऑफ कोर्स हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट 3 का स्प्लिट रूल का फॉर्मूला सॉल्व करना ज़्यादा टफ हो जाएगा एज कंपेयर टू डायरेक्ट निकालना। सपोज 3 में आपको सॉल्व करना है 3 ब्रांचेज में, तो रिलेशन पता है ऐसे थोड़े ना आएगा कि सपोज आपको इस ब्रांच में चाहिए तो आप डायरेक्टली इसका लिख लो, इस ब्रांच में चाहिए तो होगा दिस इंटू दिस अपॉन, यहाँ पर जैसे हमने R1 लिखा है तो ये आएगा R1 इंटू R2, R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R4, सॉरी R1, इस तरीके का सेटअप आएगा। तो उतना टेंशन क्यों लेना है, क्योंकि जब 3 चीजें आ जाएंगी, सपोज आया 10, एक आया 15 और एक आया 30, पता है जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे कितना बड़ा नंबर आएगा, लेकिन जब आप सिंपली एलसीएम लेके करोगे तो दिख जाएगा कि 30 एलसीएम आने वाला है। तो इसलिए हम 2 से ज्यादा के लिए रिकमेंड नहीं करते कि आप स्प्लिट रूल लगाएं। ओके सर। ओके हाँ चले यार, कोई और डाउट है तो बताएं। सर इस टेस्ट में वो आपने 3 लेक्चर में पढ़ाया वो वाला आने वाला है ना ये पूरा 3 लेक्चर नहीं, अब बेटा 4 लेक्चर हो गए, तो हाँ। ये जो 4 लेक्चर्स में पढ़ाया वही आएगा, प्लस 2-3 क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के भी रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि सी इक्विवेलेंट पे मैं दे चुका हूँ क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ये जैसे स्प्लिट रूल से करंट वगैरह फाइंड करना है, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे 1-2। ठीक है, ओके देन, गुड बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय एवरीवन, बाय।